नमस्कार, स्वागत है आपका 824 हिंदी के सॉल्यूशन में। पहला था कि प्राचीन आर्य भाषा का वह रूप जिसका विवेचन पाणिनि के अष्टाध्यायी में किया गया। यहाँ पर आपका इसका आंसर लौकिक संस्कृत मिल जाएगा। सभी को पता है कि हम काल के हिसाब से या टाइम पीरियड के हिसाब से देखते हैं कि सबसे प्राचीन जो हमारे पास ग्रंथ मिलते हैं वो मिलते हैं आपका वेद। ठीक है, वेदों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया, उसको हमने वैदिक संस्कृत कहा। फिर कालांतर में आगे चलते चलते धीरे धीरे भाषाओं को जो है आपका वेदों से लिया गया और उनको आम जनमानस में भी प्रयोग किया गया। तो उस संस्कृत को, वेदों की संस्कृत है तो वैदिक संस्कृत, जब वो लोगों में प्रचलित हुई उसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है। और ये जो टाइम पीरियड था लौकिक संस्कृत का, वहाँ पर आपका पाणिनि के अष्टाध्यायी की विवेचना वगैरह, या फिर हम कहें कि महाभारत और रामायण की जो भी रचना की गई है ना, वो इस संस्कृत में मिलती है, लौकिक संस्कृत में। पहले ऑप्शन की अगर हम फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे तो पाली की बात करें, पाली को प्रथम देसी भाषा कहा जाता है, प्रथम देसी भाषा। साथ साथ में पाली जो है ना, ये आपका बौद्ध धर्म की भाषा भी मिल जाती है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की भाषा पाली, वहाँ पर हमने त्रिपिटक वगैरह सब पाली वगैरह में देखे हैं। ठीक, अपभ्रंश की बात करें तो आपका भाषा का सबसे विकृत रूप ये मिल जाता है। अपभ्रंश का कार्यकाल हमने 500 से लेकर आपका 1000 ईस्वी तक आपके पास मिल जाता है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। दो क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। लेकिन हिंदी सहित आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, तो वो मिल जाएगा आपका फिर किससे, अपभ्रंश से। ठीक हो जाएगा। हमने अपभ्रंश के वाल्मीकि यानी प्राचीनतम जो आपका कवि मिलते हैं अपभ्रंश में, वो आते हैं आपका स्वयंभू। अपभ्रंश में के प्रथम व्याकरण में हेमचंद्र का नाम आता है, और अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता अगर पूछा जाएगा तो वहां पर आपका पुष्पदंत मिल जाते हैं। हमने बौद्ध धर्म की भाषा पाली देखी, तो ऐसे ही जैन धर्म की कौन सी मिल जाएगी, प्राकृत आपके पास मिल जाती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हिंदी का विकास क्रम वगैरह भी कई बार आपके पास पूछा जाता है, कभी रिक्त स्थान छोड़ देगा कि बीच में कौन सा सीक्वेंस आएगा, तो वहां पर ध्यान रखना सबसे पुराना वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर हिंदी। हिंदी को फिर आप इतिहास के आधार पर आपका प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक में भी यहां पर बांट सकते हो। ठीक हो जाएगा। चलिए, सेकंड था कि निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य यहां पर आपका ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। अगर हम बात करें कौरवी को पूर्वी या कोसली, देखो कोसली की अगर हम बात करेंगे तो भाई सबसे पहले कोसली तो कहा गया किसको, अवधि को। ठीक, अब यहां पर कौरवी की बात करेंगे, शायद हमने पिछले किसी पेपर में इस तरीके से लिखा हुआ है कि कौरवी को खड़ी बोली राहुल सांकृत्यायन, उसको थोड़ा सा रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना कि वहां पर खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, कौरवी नाम दिया किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। और याद करो हमने वहीं पर जहां जहां पर ये पढ़ा वहां पर ये भी पढ़ा है कि जो कौरवी है या खड़ी बोली है उसको देसी हिंदुस्तानी या फिर कहीं पर क्वेश्चन आया हुआ था उसमें वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी ये नाम दिया यहां पर किसने, गिरियर्सन ने। और इसी में आगे यहां पर लिख लेना जो आप लोग लिख रहे हो अभी सॉल्यूशन में, उम्मीद है आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, है ना। ऐसे खाली बस सुनने नहीं, लिखो उन चीज़ों को जो आपका मेन चीज़ें, रिवीजन वाली चीज़ें आ जाती हैं, या फिर कुछ चीज़ें यूनिक मिल जाती हैं जिसमें रिवीजन नहीं है। यहाँ पर आपका जॉर्ज गिरियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू शब्द भी जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा, और पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी नाम से इन्होंने क्या किया है, संबोधित किया है। ठीक, दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट बाकी सब सही थे कि आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर हार्नले के द्वारा 1880 में किया जाता है। इसको आगे देखेंगे अभी, उससे पहले और ऑप्शन की पहले बात करें, मारवाड़ी को मरुभाषा कहा जाता है। ठीक है, देवनागरी को दक्षिण भारत में नंदी नागरी और साथ साथ में यहाँ पर ग्रंथम लिपि, दक्षिण भारत में इसको नंदी नागरी और ग्रंथम लिपि के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा तो महाराष्ट्र में इसको बालबोध के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में नागरी या देवनागरी को बालबोध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। थोड़ा सा यहाँ पर वर्गीकरण की अगर इनकी बात करेंगे तो वर्गीकरण में हमारे पास देखो क्या क्या आता है कि सबसे पहले हम हार्नले की बात कर ले। डॉक्टर हार्नले, इसने 4 वर्गों में बांटा है। एक आपका पूर्वी गोडियन, देखो गोडियन कहा है, हमने पिछले पेपर में भी देखा था कि गोंडवाना लैंड से संबंधित ये नाम यहां पर दिया गया है, पूर्वी गोडियन। फिर आपके पास यहां पर आ जाएगा पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। वैसे ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है इन भाषाओं में, आपका बस अनुमान से हो जाती हैं। पूर्वी गोडियन में अगर हम यहां पर देखेंगे तो आपके पास पूर्वी हिंदी आ जाएगी। पूर्वी हिंदी के बाद यहां पर आपके पास जो है आपका पश्चिम बंगाल की बांग्ला यहां पर आ जाती है। आपके पास हो जाएगी कौन सी, बिहारी हिंदी हो जाती है। यहां पर आपका उड़िया इसके अंतर्गत आ जाएगी, और असमी या असमिया, ये भाषाएं आपका गोडियन
पूर्वी गोडियन के अंतर्गत हार्नले के द्वारा रखी गई। पश्चिमी गोडियन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो भाई जैसे यहाँ पर पूर्वी हिंदी है तो यहाँ पर भी एक पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। भारत के पश्चिम में हमने राजस्थान को देखा तो राजस्थानी हिंदी इसके अंतर्गत आ जाएगी। साथ साथ में यहाँ पर आपका गुजराती भी इसके अंतर्गत आ जाती है। और फिर यहाँ पर पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो पंजाबी हो जाती है और सिंधी यहाँ पर आपका पंजाब या सिंध प्रदेश से लगे हुए क्षेत्र में सिंधी हो जाएगी पश्चिमी से। उत्तरी में कुछ भी नहीं, उत्तरी में आपके पास यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पहाड़ी हिंदी आपके पास आ जाएगी उत्तरी में, ठीक है। और दक्षिणी गोडियन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो दक्षिणी गोडियन में हमारे पास यहाँ पर फिलहाल केवल क्या, मराठी आ जाती है। ये किसका वर्गीकरण है, डॉक्टर हार्नले का 1880 में पहला वर्गीकरण, आधुनिक हिंदी का नहीं, आधुनिक आर्य भाषाओं का। और यही आधुनिक आर्य भाषाओं का जो अगर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करेंगे तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा आधुनिक भारतीय भाषाओं को आंतरिक, मध्यवर्ती और बाह्य, इन 3 उपशाखाओं में बांटा गया। ध्यान से देखना, जब आप इसको लिखोगे यहां पर ग्रियर्सन ने भारतीय आर्य भाषाओं को इन 3 शाखाओं में बांटा, लेकिन ग्रियर्सन ने अगर हिंदी की बात आती है तो ग्रियर्सन ने हिंदी को 5 उपभाषा और 17 बोलियों में विभाजित किया। तो हिंदी का वर्गीकरण इनका अलग आ जाएगा। और अगर हम केवल बात करेंगे भारतीय आर्य भाषाओं की, वर्तमान भारतीय भाषाओं की, तो तब आपके पास ये 3 आ जाते हैं। ठीक हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, यहाँ पर आपका थोड़ा सा बात करेंगे अगर देवनागरी के बारे में। और तो देवनागरी के लिए हमने देखा था कि आपका देवनागरी सहित सभी भारतीय जो लिपियां हैं उनका विकास ब्राह्मी लिपि से मिलता है, प्राचीन ब्राह्मी से। प्राचीन भारत में जब हम पढ़ते हैं इतिहास को तो वहाँ पर एक तो सिंधु घाटी सभ्यता से भाव चित्रात्मक लिपि आ जाती है, एक अशोक के शिलालेखों में जो आपका उत्तर पश्चिम जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में मिलती है खरोष्टी लिपि मिल जाएगी, और तीसरा भारत के जो अभिलेख मिलते हैं अशोक के वो आपका ब्राह्मी वगैरह से ही विकसित जो आपका पाली प्राकृत मिलती है उनसे मिल जाएगी। और उन 3 प्राचीन भारत में 3 लिपियों का विकास मिल जाएगा। उन 3 में से ब्राह्मी लिपि से सभी भारतीय भाषाओं का विकास मिल जाता है। देवनागरी की हमने बात करी कि देवनागरी का पहला उल्लेख गुजरात नरेश जय भट्ट के अभिलेख से 800 ईसा का प्राप्त होता है। और इसी लाइन से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में कि देवनागरी का पहला प्रयोग किसके अभिलेख में, तो भाई जय भट्ट के अभिलेख में, और कहां पर हुआ तो गुजरात में। इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ठीक है जाएगा। अगला चलते हैं, निम्न संधि रूपों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं मिल जाता है। संधि की बात की गई तो इसमें विसर्ग संधि है, क्या हो जाएगा, नी प्लस काम से आपका ये बना हुआ है। अब यहां पर ध्यान रखना ये तो संधि के हिसाब से, लेकिन अगर मैं उपसर्ग के हिसाब से देखूं ना तो उपसर्ग के हिसाब से इसको बिल्कुल सही तोड़ा गया। उपसर्ग में आपका यही वाली सा मिलेगी, निष्काम है, निष्फल है, चाहे जो भी चीजें हैं। ठीक, बहुत आसान है, सभी में आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन सेकंड को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नी प्लस रोग और नी प्लस रस्ता में जो नी में ई की मात्रा है नाम है उसका दीर्घीकरण हो जाता है, और नीर यहां पर क्या हो गया आपका निरोग हो गया, और ऐसे नीरस्ता आपके पास मिल जाता है तो संधि आएगी तो विसर्ग संधि। लेकिन इस निरोग शब्द में अगर आपके पास उपसर्ग पूछा जाए तो भाई देखो नी जो है ना, नी विसर्ग, इससे 2 उपसर्ग बनते हैं, एक आपका निस्हलंत वाला बनेगा और एक आपका निर्हलंत वाला बनता है। तो फिलहाल सा से कोई लेना देना नहीं है। अगर निरोग में आपको उपसर्ग पूछा जाएगा तो उसमें निर उपसर्ग मिलता है। अब वहां पर ये ढूंढने मत लग जाना कि नहीं जी रात तो पहले से ही रोग में है, वो है बस, ठीक है, क्योंकि उससे 2 ही बनते हैं। सा तो हम यहाँ पर सा का कोई लेना देना नहीं है, निर से वहां पर आपके पास बन जाएगा, और निर का अर्थ आता है नहीं। ठीक है, तो नहीं है जो इसमें रोग वो निरोग है। ठीक, चलेंगे अगला आता है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सभी को पता है आपका ऑप्शन नंबर 1 संघर्षी या ऊष्म व्यंजनों की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएंगे कितने, 4, जिसमें से आपका मूर्धन्य सा हो जाएगा, सॉरी तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य वर्च्य सा, और हा यहां पर आ जाएगा, सा और ह आ जाता है। 25 की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो 25 में आपके पास स्पर्श व्यंजनों की संख्या आ जाती है, जो कि आपका का से लेकर मां तक आपके पास मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो सेकंड वाला है कि संघर्षहीन व्यंजन या और वा, इन दोनों को संघर्षहीन व्यंजन या फिर हम यहां पर इसको एक और नाम देते हैं आपका क्या, इन्हीं दोनों को, इनको अर्धस्वर भी कहा गया है। ठीक, द्विगुण व्यंजन डाढ़ा, द्विगुण को ही हम आपका यहां पर क्या है उत्क्षिप्त भी कहते, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा है इनको। ठीक है, और अयोगवाह आपका अंग और आ, जो ये अंग है इसको हमने क्या कहा, इसको अनुस्वार कहा जाता है, और इसको यहां पर क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है।
ठीक, इन्हीं में से जैसे हमने आपका अंतस्थ व्यंजनों में से या और वा तो अर्धस्वर में आ गए। आपके पास एक रा आता है जिसको हम किस नाम से, जिसको हम लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित नाम यहां पर देते हैं। और एक आपके पास ला आता है जो आपका कैसा है, ये पार्श्विक व्यंजन आपके पास यहां पर मिल जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे भाई, ठीक हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रादुर्भाव शब्द का सही वर्ण विच्छेद बताइए। तो प्रादुर्भाव में ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ पर बस आपको ये ध्यान होना चाहिए था कि भाई जो ये आपका व्यंजन गुच्छ बने हुए हैं, रा लगा हुआ है, इनका प्रयोग कैसे होगा। तो हमने देखो, जो लोग पहले से जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हमने जो आपका इस तरीके से व्यंजन गुच्छ होगा उसको वर्ण विच्छेद में आधा बटा पूरा इस तरीके से ध्यान रख रहा है। आधे वाले का उच्चारण हमेशा पहले होगा, आधा का मतलब यहाँ पर स्वर नहीं होगा, ये स्वर रहित होगा। और नीचे वाले की बात करेंगे तो इसमें स्वर होगा, यानी ये स्वर सहित होगा। क्यों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका स्वर रहित होगा नीचे वाला, स्वर सहित होगा सॉरी नीचे वाला, जो नीचे है ना, देखो ये आपका नीचे रा नीचे है, यहाँ पर आपका भा नीचे है, रा ऊपर है, यहाँ पर पा ऊपर है। जब हम प्रादुर्भाव में इसका उच्चारण करते हैं तो हम मात्रा को किसके साथ पाते हैं, प्रा, रा के साथ आ, ठीक है, प्रा। तो बस आपको यही तो ध्यान रखना था कि पा आधा होगा, रा पूरा होगा। लेकिन देखो पा आधा है, फिर नीचे वाला रा की बारी आई, वो सारी जो मात्रा है वो आपका आ में, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर इसका आपका आंसर मिल जाता है। यहाँ पर आपका देखो रा ऊपर है ना, तो रा आधा, यानी इसके साथ कोई आपका स्वर उसके आगे नहीं मिल जा रहा। जबकि नीचे भा था तो नीचे वाले के साथ आपको आ जो उसमें मात्रा मिलेगी, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला, और इनको रिवीजन किया करो जो आपका वर्ण विच्छेद वगैरह लगातार। 6 है कि पत्र का वह प्रकार जिसका प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। मंत्रालयों के मध्य किया जाएगा तो उसको यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज मत होना कि भाई कार्यालय लिखा तो कार्यालय होगा, नहीं। अगर यहाँ पर हम कार्यालयों की बात करेंगे, मंत्रालय है, मंत्रालय के अधीन जो विभाग हैं, विभागों व उसके अंतर्गत जो कार्यालय हैं, विभागों व कार्यालयों के मध्य अगर सूचना का आदान प्रदान करना है तो उसको कहा जाएगा ज्ञापन। ऑप्शन सेकंड है, यहां पर ध्यान रखना, कार्यालय आदेश है और ये कार्यालय से ही संबंधित है कि कार्यालय के जो कर्मचारी होंगे, कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण या फिर स्वीकृति, जो आपका आवेदन पत्र छुट्टी की स्वीकृति वगैरह होती है, आदि की जानकारी, आदि की जानकारी। तो जो ये जानकारी प्रेषित होती है, जो जानकारी प्रकाशित होती है, उसको कहा जाता है कार्यालय आदेश। अब आपको यही चीज अलग से लिखनी है, वहां पर कार्यालय के अलावा आपको यहां पर लिखना कि किसी राजपत्रित अधिकारी की, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि की अगर जानकारी की मैं बात करूं तो देखो राजपत्रित कहा गया है, राजपत्रित कहा जाता है गजेटेड ऑफिसर को, और गजेटेड का मतलब है गजट से, यानी राजपत्र से। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सूचना गजट में प्रकाशित होती है उस सूचना को यहां पर कहा जाता है क्या, अधिसूचना। क्या समझे, फिर से देखो, अगर सामान्य क्वेश्चन आता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण वगैरह की जानकारी, तो वो आपका कार्यालय आदेश है। लेकिन कहीं पर यह आता है कि राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति वगैरह की जानकारी, तो तब अधिसूचना आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। अनुस्मारक अगर हम बात करेंगे तो अनुस्मारक है याद दिलाने के लिए, यानी आपने पूर्व में जो पत्र लिखा है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो पूर्व में लिखे पत्र की याद दिलाने हेतु, ठीक है, पूर्व में लिखे गए पत्र की याद दिलाने के लिए जो यहां पर अनुस्मारक लिखा जाता है। और इसकी एक विशेषता यह है कि अनुस्मारक में पूर्व में लिखे गए पत्र का पत्रांक संख्या वगैरह का उल्लेख होना अनिवार्य होता है, ठीक है भाई। चलिए तो ध्यान रखें इन चीजों का। अगला चलते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुराभिसंधि, दुरा मतलब बुरा होता है, जिसने सुन सुनकर ज्ञान प्राप्त किया हो, ये आपके यहां पर सटीक आंसर हो जाएगा। इसको यहां पर कहा जाता है बहुक्षुत, ठीक है, ये हो जाएगा आपको यहां पर क्या, बहुक्षुत मिल जाएगा। ऑप्शन 4 में कुछ लोगों को गड़बड़ हो सकता है, लग सकता है कि जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य या अपरिहार्य, एक ही चीज मिलती है ये,
ठीक है, या हो सकता है कि जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य, और जिसके बिना कार्य न चल सके अपरिहार्य भी आ जाता है। और अर्थ अगर हम देखें तोड़ मरोड़ के तो एक ही मिल जाता है दोनों का। ठीक, शुद्ध वाक्य आपको यहां पर चयन करना था, तो ऑप्शन 4 यहां पर आपका शुद्ध वाक्य हो जाता है। फर्स्ट में क्या गलत था, देखो केवल और मात्र ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन एक ही को होना चाहिए था। या तो होता कि मात्र तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, या होता केवल तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। सेकंड है कि सभी लड़कों में अनिल बहुत श्रेष्ठतम है। बहुत नहीं, ये जब श्रेष्ठतम की हम बात कर रहे हैं विशेषण की उत्तमावस्था की, तो वहां पर इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। और गुलामी की दास्ता, भाई दास्ता तो गुलामी क्या है, खुद में दास्ता है ना, तो उसको बताने की जरूरत थोड़े ना है। वो हो जाएगा गुलामी अपमानजनक है, तब ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य मिलता है। 9 तक यह मुंह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ हो जाता है अपनी हैसियत से बढ़कर कोई कार्य करना या अपनी हैसियत से बढ़कर कुछ चाहना। बोलते अच्छा ये मुंह मसूर की दाल है ना, तो इस तरीके से। बाकी अगर ऑप्शन फर्स्ट की बात करेंगे तो यहां पर आपका लिख लेना इन चीज को, आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का तो अंधा है लेकिन नाम क्या है, नयन सुख रखा कि जिसको नयनों का सुख प्राप्त हो, तो भाई गुण के विरुद्ध नाम हो जाएगा। एक ऐसे ही आता है आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो वो मिल जाएगा आपका मूर्ख किंतु धनवान व्यक्ति के लिए आ जाएगा। विशिष्ट और सामान्य में तुलना, ये आपका वही हो जाएगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, और फोर्थ वाला आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया आपके पास मिल जाता है। 10 के निम्न तत्सम तद्भव शब्दों शब्द युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। कर्ष पट्टिका कसौटी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहां पर एक आपके पास कपर्दिका शब्द मिलता है, कपर्दिका, तो कपर्दिका किसके लिए आ जाएगा, कपर्दिका आ जाता है किसके लिए, कौड़ी के लिए। गड्डलिका जो शब्द है ना, ऑप्शन सेकंड, ये आपका यहां पर सेकंड वाला आंसर भी हो जाएगा। इसका गडरिया मिलता है तद्भव में, जबकि गड्ढा का तत्सम क्या मिल जाएगा आपको, गर्त मिल जाता है। भ्रातृजा भतीजी हो जाएगा। वर्धारक ये आपका बड़ा है, ठीक है। कुछ चीजें यहां पर अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमने कुछ चीजें सेम सेम आपके पास मिल जाती हैं। कंटक, कंटुर और कटुक। कटुक, तो जो कंटक है, कंटक का हो जाएगा तद्भव में सीधे सीधे कांटा। कंटूर है तो कंटूर का आपके पास यहां पर करेला, और कटुक की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो कटुर का क्या मिलता है, कड़वा शब्द यहां पर मिल जाएगा। ठीक, कुछ चीजें यहां पर ध्यान रखने वाली इसलिए हैं कि जैसे हमारे पास आता है कि पुष्कर किसका है, अब हम सीधे सोचते हैं पुष्कर यार तालाब का पर्यायवाची पड़ा तो तालाब है, पर्यायवाची नहीं देखने, इसमें आपको जो शब्द सटीक बना है वो देखना होता है। तो पुष्कर से जैसे पोखर आ जाता है, निर्जर से झरना, नारिकेल से नारियल आ जाएगा, कदली से केला आ जाता है, ठीक है, बलिवर्द से बैल आ जाएगा। हमारे पास एक समश्रु शब्द आता है, समश्रु, समश्रु होता है मूछ, और अगर स्वश्रु शब्द मिलता है इसका होता है सास, सासू माँ, है ना। और स्वसुर अगर आएगा स्वसुर, तो स्वसुर मिल जाएगा किसके लिए, ससुर शब्द का तत्सम रूप आपके पास ये मिल जाता है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखें, कहीं पर नहीं भी मिलता, जैसे कंदुक, कंदुक का गेंद मिल जाएगा तद्भव में। ठीक है, चलेंगे। अगला आता है यहां पर आपका कि निम्न रेखांकित पदों में उनसे संबंधित सर्वनाम में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले वाले में था वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। ध्यान ये रखना है कि यहां पर है वे, यह वह ये वे, दोनों में आपका प्रयोग किया जाता है, अन्य पुरुष में भी और निश्चित वाचक में भी। ध्यान रखना निश्चित वाचक हो जाएगा जिसकी ओर हम संकेत कर, संकेत वाचक पढ़ा बताया था ना इसका नाम, तो संकेत यानी जिसकी तरफ हम इशारा कर सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है आपका भूतकाल की कि वे कौन, अब संकेत तो नहीं कर सकते ना भूतकाल में, तो वे यहां पर सीधे सीधे किसी व्यक्ति के बारे में प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर आपका निश्चयवाचक नहीं बल्कि आपके पास क्या आ जाएगा, अन्य पुरुष आ जाता है। सेकंड, कोई अनिश्चय में होगा आपकी, मध्यम पुरुष में आप किसके सामने की, अब पत्नी को सोच को थर्ड पर्सन मत कर देना, थर्ड पर्सन तो ये वाला पद है ना, अभी हम बात किसी सामने वाले की कर रहे हैं। मुझे पता है कि इसमें किसी ने अगर गलत किया होगा तो फोर्थ वाला भी किया होगा कि भाई यहां पर अगर आपने थोड़ा सा डीप में पढ़ा है कि यह मकान, भाई ये तो क्या होना चाहिए, ये तो सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए, बिल्कुल सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए। लेकिन जब हम यहां पर क्वेश्चन में ही बात करें कि हम केवल अभी इसमें लेना देना सर्वनाम से है, तो बस तब हम केवल इसको देखेंगे कि यह मकान किसके, निश्चितवाचक सर्वनाम। जब हम सार्वनामिक विशेषण भी पढ़ते हैं वहां पर भी याद करो हमने इसको निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण पढ़ा है। क्यों, क्योंकि ये सर्वनाम भी तो है वैसे निश्चितवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको इस तरीके का वाक्य आता है और आपको पूछ रहे कि कौन सा विशेषण है, तो तब बिल्कुल उसमें सार्वनामिक विशेषण है। और इस तरीके का वाक्य पूछे तो आपको पूछे कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो वहां पर आपका सर्वनाम का रूप भी मूल रूप से वो मिल जाता है। सर्वनाम कौन सा, निश्चितवाचक।
तो के निम्न विलोम शब्दयुग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सहोदर, यानी आपका सहोदर कहा जाता है कि एक ही पेट से जन्मे जो आपका भाई वगैरह होते हैं, सहोदर सहोदरा। उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन होता है समाप्त करना किसी चीज़ को। बोलते ना कि भारत ने टीबी का उन्मूलन किया इस तरीके से, या फिर जो भी कुछ चीज़ आपके पास मिल जाती है। रोपण मतलब शुरू करना। देखो परिग्रहित, ग्रहित मतलब ग्रहण करना, इसका परित्यक्त शब्द मिल जाता है विलोम में, परिग्रहित का परित्यक्त। और प्रोत्साहित का आपके पास मिल जाएगा हतोत्साह। हतोत्साह शब्द मिलता है, कहीं पर हतोत्साहित भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मूल रूप से जो मानक शब्द मिलता है वो आपका हतोत्साह शब्द यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, चलिए तो इन वर्तनी जो विलोम शब्द वगैरह इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई, आप लोग रिवीजन करें, जो चीज़ें आपके पास हैं वो गलत ना हो, बस ध्यान इनका रखना। ठीक है, 39 के निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत आसान था, हम लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं। आपके पास पूछा गया कि आपका कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्तृवाच्य का प्रयोग के लिए हम देखते हैं कि आपको बस केवल सबसे पहले ये ढूंढो कि कर्तृवाच्य क्यों कहा गया कर्तृवाच्य को, कि कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होती है, यानी कर्ता का होना क्या होगा, आवश्यक होगा। अगर कर्ता नहीं है तो उस वाक्य में कर्तृवाच्य कभी भी नहीं होगा। और ऑप्शन 4 सीधे सीधे आंसर मिल जा रहा है कि राज्यों को अनुदान दिया गया, राज्यों को अनुदान दिया, लेकिन दिया किसने, वो इस वाक्य में नहीं उल्लेखित है, कर्ता नहीं है, तो भाई ये कर्तृवाच्य नहीं होगा। ऑप्शन 4 आंसर मिल जाता है। अब कर्तृवाच्य नहीं है तो यहां पर राज्यों को अनुदान दिया गया, क्या दिया गया, अनुदान। अनुदान यहां पर काम कर रहा है किसका, कर्म का। तो अगर कर्ता नहीं है तो फिर कर्मवाच्य और भाववाच्य दो बचते हैं। और अगर आपका यहां पर बात हो रही क्या, सकर्मक क्रिया की, तो कर्मवाच्य, अकर्मक क्रिया होता तो भाववाच्य। तो फिलहाल इसमें क्या मिल जाएगा आपको, कर्मवाच्य आपके पास मिल जाता है ऑप्शन 4 में। यहां पर देखो फिर से हमने आपका कर्ता की पहचान के लिए कर्ता देखा, कर्ता और कर्ता, लेकिन कर्ता के साथ या तो नए विभक्ति होगी तो सीधे कर्तृवाच्य, कर्ता के साथ विभक्ति नहीं भी होगी तो भी कर्तृवाच्य। यहां पर कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं मिल जाती है। 14 है कि निम्न वाक्य में रेखांकित वाक्यांश में कौन सा पदबंध है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विशेषण पदबंध। ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं इस वाक्य को फिर से अगर थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, मेरे पास वाक्य आता है, मेरे पास ये वाक्य हो गया और यहां पर देखो गीत गाती हुई अंडरलाइन है, यहां पर भी मैंने गीत गाते हुए अंडरलाइन कर दिया। दोनों को समझेंगे, दोनों में अंतर क्या है, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने इसको या तो संज्ञा किया है या क्रिया पदबंध किया है या क्रिया विशेषण किया है, यानी जिन्होंने गलत किया है। अब यहां पर देखो, इससे पहले भी मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूं कि माना अगर आपके पास कोई वाक्य है कि बाहर बाहर बहुत वर्षा हो रही है, और दूसरा आपके पास है कि बाहर वर्षा बहुत हो रही है। ध्यान से देखना, बहुत हो रही है। अगर आपके पास यहां पर बहुत वर्षा है, ये बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, वर्षा की। वर्षा क्या है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बताने वाला इस कंडीशन में ये बहुत क्या हो जाएगा, ये बहुत विशेषण हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। दूसरे में है कि वर्षा बहुत हो रही है, अभी ये बहुत वर्षा की विशेषता नहीं, अगले वाले की विशेषता बता रहा है, बहुत हो रही है यानी होना। होना क्या हो जाएगा, क्रिया, और अभी ये क्रिया की बात कर रहा है ना, तो कि आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। इसको समझ गए? अब इसी आधार पर मैं इसी पदबंध वगैरह को समझूंगा। अभी तो हम पद की बात कर रहे थे, लेकिन पदबंध में एक पद नहीं होगा, कई सारे पद मिलकर एक पद का काम करते हैं। यहां पर गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है, किसी ने कहा कि स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, तो यहां पर ये जो जवाब है ना, कौन स्त्रियां, उन स्त्रियों की विशेषता जो गीत गा रही हैं, यानी गीत गाती हुई। अब यहां पर पानी भरने जाने की विशेषता तो नहीं, लेकिन हाँ सेकंड में स्त्रियां गीत गाते हुए पानी भर रही हैं। जो स्त्रियां पानी भर रही हैं, कैसे भर रही हैं, गीत गाते हुए। यहां पर ये इसकी विशेषता बता रहा है, यहां पर ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो जब इस वाक्य में देखो स्त्री क्या है, संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताएगा तो विशेषण पदबंध। यहां पर क्या है, स्त्रियां गीत गाते हुए क्या कर रही हैं, पानी भरने जा रही हैं। पानी भरने जा रही हैं, लेकिन कैसे, गीत गाते हुए, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो यहां पर आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो जाता है। और जिन्होंने संज्ञा किया, तो भाई संज्ञा के लिए इस वाक्य में यहां तक अंडरलाइन आपको चाहिए था कि गीत गाती हुई स्त्रियां। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्त्रियों की बात कर रहे हैं, और स्त्री क्या है, संज्ञा। तो ये सारा का सारा हिस्सा किसकी बात कर रहा है, एक संज्ञा का निर्धारण कर रहा है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक, अगला चलते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बल, विशेष बल प्रदान करने के लिए आपके पास यहाँ पर आपका निपात का प्रयोग किया जाता है। मौलिक तो कुछ नहीं, आपका मूल शब्द हम इनको कह सकते हैं, मूल या रूढ़ शब्द, जिनका कोई खंड नहीं हो सकता है। हम रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ पढ़ते हैं रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, तो उसी में आपके पास ही आ जाएंगे। और पारिभाषिक, देखो दो चीज़ें मिलती हैं, एक प्रयोग का आधार मिलता है लुसेंट वाला,
वो प्रयोग या व्याकरणिक प्रयोग है या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर आ जाएगा, और एक केवल आता है प्रयोग के आधार पर। जो व्याकरणिक प्रयोग वो आपका व्याकरणिक प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य लुसेंट वाला है, उसमें हमने विकारी अविकारी देखे हैं। लेकिन यहां पर भी दो मिलते हैं, केवल प्रयोग का आधार आता है, एक सामान्य शब्द और एक पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द का मतलब है कि जिनको हम आम बोलचाल में, आम जनजीवन में प्रयोग करते हैं। पेन हो गया, कॉपी, किताब, दोपहर, बाजार, जूता, चाय, पानी, इस तरीके से। लेकिन जब हम किसी ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जहां पर हर शब्द की एक परिभाषा मिलती है, तो वो पारिभाषिक शब्द आ जाते हैं। और जैसे माना संज्ञा को ही ले लो। अब हम आपका जब संज्ञा की बात कब करी हमने, जब हम हिंदी पढ़नी पड़ी, ज्ञान विज्ञान की बात करी। घर में तो हम कभी नहीं बोलेंगे ना घर वालों को पानी मांगने के लिए कि भाई एक गिलास द्रव्यवाचक संज्ञा दे दो यार, है ना। तो वहां पर क्या है, उसका नॉर्मली हम प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी विशेष परिभाषा भी साथ में होती है। पत्थर का पर्यायवाची यहां पर पूछा गया था, तो पत्थर का आपके पास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी में हमने पत्थर का तत्सम रूप प्रस्तर देखा, एक हमने पाषाण शब्द देखा, यह भी तत्सम था, और इसका तद्भव रूप आपके पास क्या मिल जाता है, पाहन शब्द मिल जाता है। ठीक है, यहां पर शैल मिल जाता है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे। कोदंड की बात करेंगे तो कोदंड, चाप, सरासन, सरासन, सर प्लस आसन, सर है बाण और बाण का आसन कौन हो जाएगा, कोदंड। यानी हम बात कर रहे हैं किसके, धनुष की। पिनाक कहा जाता है धनुष को, पिनाक। देखो पिनाक है शिवजी का धनुष, और अगर पिनाकी आ जाए तो शिवजी का पर्यायवाची आपके पास मिल जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आपके पास चाप, कोदंड वगैरह हो गया। ठीक है, जैसे सरासन है वैसे विशिखासन, विशिख शब्द भी मिलता है किसका, बाण का, तो विशिखासन भी मिल जाएगा किसका, धनुष का। सहकार की बात करेंगे तो सहकार आपको मिलता है आम। आम में हमारे पास अति सौरभ आ जाता है, आम में अति सौरभ आ जाएगा। रसाल शब्द आ जाता है, रसाल। आपके पास यहां पर आ जाता है अमृतफल, अमृतफल आता है। यहां पर एक शब्द आता है आपके पास क्या, पिक बंधु। अभी देखेंगे इन चीजों को कुछ और। मरकट की बात करेंगे तो मरकट आपके पास यहां पर बंदर शब्द मिल जाएगा, वानर मिल जाता है, आपके पास क्या मिल जाएगा, शाखा मृग शब्द मिल जाएगा, और आपके पास यहां पर मिल जाता है क्या, हरि शब्द। ठीक है, कपि भी मिल जाएगा। देखो कपीस की बात करेंगे तो कपीस आपका फिर हनुमान जी का मिल जाएगा। एक यहां पर कीस भी आता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहां पर कहा कि रसाल है आम का, एक शब्द आपके पास आता है क्या, रसना। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, रसना। तो रसना शब्द मिल जाएगा किसका, जीव का। यहां पर पिक बंधु है। देखो पिक शब्द की बात करेंगे ना तो पिक किसका हो जाएगा भाई, अब मोर नहीं, वो अंग्रेजी में पिकॉक आता है, वो अलग है। ठीक है, यहां पर पिक शब्द कहा गया किसको, कोयल के लिए। पिक शब्द कोयल, पिक बंधु आम, और अगर आपके पास यहां पर पिकानंद आता है, पिक को आनंद, कब आएगा पिक को आनंद, ये आएगा वसंत ऋतु में, तो वसंत का पर्यायवाची आपको मिल जाता है। ठीक, यहां पर कीस है तो मरकट यानी बंदर है, और अगर कीर शब्द आ जाए तो कीर मिलता है, कीर, सुग्गा, सुआ, ये सब आपका किसका हो जाएगा, तोता शब्द का पर्यायवाची आपके पास मिल जाएगा। ठीक, चलेंगे आगे। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। कुछ भी नहीं यहां पर, बस जनु जानो मन मानो से आपने सीधे सीधे उसको उत्प्रेक्षा कर दिया। उम्मीद है बिल्कुल भी आपका किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, है ना। चलो आगे। फिलहाल अगला आता है कि राज्य की किस जनजाति भाषा में लिंग भेद का अभाव रहता है। तो ये आपका रंग भाषा या आपका रलूं वगैरह भी इसको कहीं पर कहा जाता है। पिथौरागढ़ जनजाति में या पिथौरागढ़ में आपका ये बोली जाती है। इसमें लिंग भेद नहीं होता। लिंग भेद का मतलब कि हम पुल्लिंग के लिए अलग क्रिया, स्त्रीलिंग के लिए अलग क्रिया का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा नहीं होता है। राजी की बात करेंगे तो राजी जनजाति में आपके पास यहाँ पर मुंडा बोली आ जाती है। कंडवाणी, जौनसारी, कंडवाणी, जौनसारी और बाबरी, ये आपका जौनसारी जनजाति की 3 बोलियां आपके पास मिल जाती हैं। अब पास लिपि आ चुकी है पेपर में, बगोई या सांचा वगैरह गलत नहीं होना चाहिए। सोका से सोका बोली वगैरह ही आ जाएगी कभी कभार। एक आपके पास का जाड़ जनजाति आती है जिसकी बोली आपके पास क्या मिल जाती है, रोम्बा मिल जाएगी। और एक आपके पास यहाँ पर मारछा मिलती है। मारछा यानी जो आपका चमोली जनपद की ये जो आपका भोटिया जनजाति मिलती है, उसमें हम पढ़ते हैं क्या, रोंगपा। अगर आपने किशन महिपाल जी के गाने सुने ना तो सब आपका रोंगपा वगैरह में मिलते हैं। ठीक हो जाएगा। तो बाकी इन चीज़ों को ध्यान रखना। बाकी थारू और बोक्सा की सीधे सीधे बोक्सा बोली या थारू बोली वगैरह के रूप में आ जाते हैं।
उन्हीं से कि निम्न रचनाएं तथा उनके लेखकों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 पगडंडियों का जमाना आ जाता है। जो पगडंडियों का जमाना है ये किसका मिल जाएगा आपको? यहाँ पर हरिशंकर परसाई का मिल जाता है। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी की रचना यहाँ पर आपको मिल जाती है। और अगला है कि अपना जोगी जोगता पल्ले गों का संत। ये हिंदी में भी ऐसे एक कहावत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा, मतलब इसका अर्थ ये हो जाता है कि अपना जो जोगी है वो जोगता ही है, बिल्कुल जोगी है, खत्म। और जो पल्ले गांव का यानी सामने के गांव का जो जोगी है उसको हमने रिस्पेक्ट दी, उसको हमने क्या बोल दिया? संत बोल दिया। तो घर के लोगों की कदर न होना, एक वो आता है ना आम बोलचाल में हम बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बस सेम चीज आपके पास यहाँ पर ये मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अभी हमारे पास फिलहाल यहाँ पर आपका लेखक वगैरह भी नहीं है इसमें भी। तो मिलेंगे आपको अगला उत्तराखंड जीएस के साथ। धन्यवाद।